हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है। लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी की बात कर रही है। विकल्प में है रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे, मैककेम मेरियट, एम.एन. श्रीनिवास। तो लघु समुदाय की अवधारणा दोस्तों जो है रेडफील्ड महोदय ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। रेडफील्ड जो है मैक्सिको के टेपोजलान गांव का अध्ययन करते हैं और लघु समुदाय की अवधारणा को देते हैं। तो इस प्रकार से ए विकल्प सही हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में बता दें कि ये मैक्सिको के 3 गांवों का अध्ययन किया था इन्होंने। एक तो टेपोजलान गांव था, दूसरा था युकाटन और एक गांव है चानकोम। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि मैक्सिको के 3 गांव का अध्ययन करते हैं, युकाटन, चानकोम और टेपोजलान। और यहीं का अध्ययन करके, टेपोजलान गांव का अध्ययन करके ये लघु समुदाय की अवधारणा को देते हैं। और इन्होंने लघु समुदाय के 4 विशेषताओं की चर्चा करते हैं। एक तो लघुता, दूसरा इन्होंने बताया कि लघु समुदाय की विशेषता में समरूपता है, तीसरी समानता की बात करते हैं और चौथा आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। इनके लघु समुदाय की अवधारणा को फिर भारतीय गांव में कई विद्वानों ने परीक्षण किया। उसमें पहला परीक्षण जो था वो B.R. चौहान राणावतो गांव, राजस्थान के राणावतो का अध्ययन करके ये देते हैं कि लघु समुदाय की सिर्फ 2 ही अवधारणाएँ जो है भारतीय गांवों में देखने को मिलती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड से और बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करें तो इन्होंने लिटिल कम्युनिटी बुक भी लिखा हुआ है इसी नाम से। और एक पुस्तक इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर बुक, भी 1956 में इन्होंने लिखा था। यह भी पूछा जाता है। उसके बाद लोकगीत, इंग्लिश में फोकलोर नाम से भी अवधारणा को इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो यह भी रॉबर्ट रेडफील्ड से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, गेसेलसाफ्ट शब्द का अर्थ है क्या है। गेसेलसाफ्ट शब्द का अर्थ क्या है। समाज, समुदाय, सामाजिक समूह, संस्था। आप लोग बताइए दोस्तों। जैसा कि मैं बता दूं कि टानिज महोदय ने, फर्डिनेंड टानिज हैं, उन्होंने 2 प्रकार की अवधारणाओं को दिया था, जेमिनसाफ्ट और जेसेलसाफ्ट। जेसेलसाफ्ट के लिए उन्होंने समाज कहा था, जबकि जेमिनसाफ्ट की बात करें तो उन्होंने समुदाय की चर्चा की थी। तो इस प्रकार से ए विकल्प सही हो जाएगा। टानिज से बनने वाले और प्रश्नों के बारे में बात करें तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुआ है। जनमत की अवधारणा भी टानिज ने दिया है। तो यह भी टानिज से प्रश्न बनते, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, C.H. कूले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है। तो 4 विकल्प हैं, इसमें से 3 प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं, एक नहीं है। तो परिवार यह प्राथमिक समूह है, पड़ोस प्राथमिक समूह है और मित्र मंडली प्राथमिक समूह है। जबकि राजनीतिक दल जो है यह द्वितीयक समूह का उदाहरण है। तो इस प्रकार से बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। C.H. कूले ने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा को दिया हुआ है। यह प्राथमिक समूह में 3 प्रकार बताए हैं। एक बताया है परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल जो है वह द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। तो C.H. कूले ने द्वितीयक समूह में राजनीतिक दल को रखा है। तो इस प्रकार से इसमें बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। C.H. कूले से बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करें तो इन्होंने ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर पुस्तक लिखा हुआ है। एक पुस्तक और बात करें तो इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक 1909 में लिखा था इसको।
तो यह भी प्रश्न इनसे पूछा जाता है। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण अवधारणा दिया था लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी, सामाजिक स्व के विकास के संदर्भ में, व्यक्ति के स्व का विकास कैसे होता है इसके संदर्भ में उन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी की अवधारणा दिया हुआ है। तो यह भी प्रश्न CH कूले से बनता है। अगला प्रश्न है परिस्थिति पुंज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। परिस्थिति पुंज की बात कर रहे हैं। विकल्प में है मैकाइवर, पेज, पैरेटो, मर्टन, वेबर। गेस कीजिए आप लोग दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये परिस्थिति पुंज, परिस्थिति भूमिका और परिस्थिति अनुक्रम की बात करें तो तीनों अवधारणाएं मर्टन की हैं। तो परिस्थिति पुंज एक परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाओं और परिस्थितियों को जो है यह परिस्थिति पुंज के नाम से जानते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति की एक समय में जितनी भी परिस्थितियां जुड़ी होती हैं उसे परिस्थिति पुंज के नाम से जानते हैं। और मर्टन कहते हैं कि परिस्थिति अनुक्रम, एक परिस्थिति के बाद दूसरी परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति के बाद तीसरी परिस्थिति जो आती है उसे परिस्थिति अनुक्रम के नाम से जाना जाता है। तो यह अवधारणा भी मर्टन ने दिया है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, यह भी प्रश्नों में पूछा जाता है। अगर मर्टन से बनने वाले प्रश्नों की बात करें तो इन्होंने सामाजिक प्रकार की संदर्भ में इन्होंने एक सूत्र प्रतिपादित किया हुआ है पैराडाइम के माध्यम से। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका पैराडाइम में कितने बिंदु हैं। तो इन्होंने पैराडाइम के अंतर्गत 11 बिंदुओं को रखा था। उसमें प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार की चर्चा करते हैं। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत भी मर्टन का पूछा जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, सिद्धांत कहिए, ये है मध्य सीमा सिद्धांत। यह भी पूछा जाता है कि किसने दिया था। तो ये मर्टन का है। विचलन का सिद्धांत पूछा जाता है मर्टन के। और इंडिया प्रकारवाद का पैराडाइम देते हैं। तो इस प्रकार से परिस्थिति पुंज की अवधारणा जो है यह मर्टन की है। C विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक मानकों एवं मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के संस्थापक तत्वों के संगठक भाग के रूप में किसने माना है। मैक्स वेबर, टालकट पार्सन्स, डेविड ईस्टन, अगस्त काम्टे। तो सामाजिक मानकों एवं मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के संस्थापक तत्वों के रूप में जो है टालकट पार्सन्स महोदय ने माना है। तो इस प्रकार से B विकल्प जो है सही हो जाएगा। और टालकट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था, इंग्लिश में जो है सोशल सिस्टम नाम से जो है पुस्तक की रचना की हुई है। तो सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम नाम से पुस्तक भी है इनकी। तो यह भी पूछा जाता है। और पार्सन से बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करें, उन्होंने सामाजिक प्रकार के सिद्धांतवेत्ता थे और सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत भी देते हैं। ये सामाजिक क्रिया का सिद्धांत देते हैं। एक कोटेशन से बार बार पूछा जाता है कि किसने कहा कि विपथगामी कली को फूल बनने से पूर्व कुचल देना चाहिए। तो यह भी पार्सन से बनने वाला प्रश्न है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब कोई व्याधिकी आती, समाज में जब कोई व्याधिकी आती है तो समाज स्वयं को संतुलित करता है और उस संतुलन के फलस्वरूप समाज में कुछ नए तत्व जुड़ जाते हैं और इसी प्रकार से समाज में परिवर्तन आता है। यह कोटेशन जो है पार्सन्स का है। यह भी पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वह एक हो जाएं, इसे क्या कहा जाता है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, एक संस्कृति क्या होती है दूसरे संस्कृति में जब समाहित हो जाती है, मतलब दोनों संस्कृतियां मिलकर के एक संस्कृति बन जाती है, तो उसे आत्मसात्करण या सात्मीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से C ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर हम पर संस्कृति ग्रहण की बात करें तो पर संस्कृति ग्रहण का तात्पर्य होता है कि जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं और सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान होता है।
दोनों अर्थात कहने का मतलब कि हाँ दोनों संस्कृतियों का अस्तित्व बना रहता है, केवल कुछ सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम परसंस्कृतिकरण कहते हैं। जबकि आत्मसातकरण के अंतर्गत क्या होता है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में पूर्णतः क्या हो जाती है, मिश्रित हो जाती है, मिल जाती है। अगर हम एकीकरण की बात करें तो एकीकरण का तात्पर्य होता है कि किसी कार्य को मिल करके पूरा करना क्या होता है, एकीकरण। एक साथ मिल करके किसी कार्य को पूरा करना एकीकरण के नाम से जाना जाता है। जबकि सहयोग की बात करें तो दोनों सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्यों को पूरा करें। कोई भी व्यक्ति, इसमें क्या होता है कि कोई दूसरे को सहयोग करे, वह भी जरूरी नहीं है कि वह भी सहयोग करे, तो इस सहयोग के माध्यम से किसी कार्य को पूर्ण सहयोग कहा जाता है। एकीकरण मतलब दोनों लोग मिल करके, दो समूह, दो संस्कृति मिल करके किसी कार्य को कर रहे हैं, तो एकीकरण के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, बाह्य समूह एवं आंतरिक समूह की अवधारणा किसने दी है। बाह्य समूह एवं आंतरिक समूह की अवधारणा की बात कर रहा है कि यह अवधारणा किसने दी है। यह C.H. कूले, A.C. मेयर, R.K. मर्टन, W.G. समनर, विलियम ग्राहम समनर। तो आप लोगों को बता दें, बाह्य समूह एवं आंतरिक समूह की अवधारणा जो है विलियम ग्राहम समनर महोदय ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से डी विकल्प जो होता है सही हो जाएगा। और विलियम ग्राहम समनर से बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करें तो यह पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को पढ़ाना प्रारंभ किया था। तो समाजशास्त्र सबसे पहली बार पढ़ाया गया था येल विश्वविद्यालय में 1876 ईस्वी में, और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र पढ़ाया था। तो इसलिए समनर को जो है एकादमिक समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। और इन्होंने 1906 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी फोकवेज नाम से, और वह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है समाजशास्त्र की, इसलिए इसे समाजशास्त्र की बाइबिल भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक फोकवेज को जो है समाजशास्त्र की बाइबिल भी कहा जाता है। इसी पुस्तक में उन्होंने संस्था के उद्विकास की भी चर्चा की हुई है, और बताते हैं कि संस्था दो प्रकार की होती है। एक होती है आलोचनात्मक संस्था, एक होती है अधिनियमित संस्था। और फिर आगे बताते हैं कि संस्था एक विचारधारा है, विचारधारा से होते होते यह क्या होती है, संस्था के रूप में कन्वर्ट होती है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसने कहा कि संस्था एक विचारधारा है, तो समनर से प्रश्न बनता है। और एक कोटेशन है इनका बहुत महत्वपूर्ण कि इतिहास में हमेशा वर्ग घृणा बनी रहती है। इतिहास में हमेशा वर्ग घृणा बनी रहती है, किसने कहा है, तो W.G. समनर ने कहा है। और इनकी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है निर्जात केंद्रवादिता की अवधारणा जो है W.G. समनर ने दिया है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वदृश्य दर्पण लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। लुकिंग ग्लास सेल्फ, अभी ऊपर ही चर्चा हुई है प्रश्न नंबर 3 में कि लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने दी हुई है, तो C.H. कूले महोदय ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो C.H. कूले के बारे में ऊपर तो बता ही चुके हैं कि इनसे बनने वाले प्रश्नों में यह भी आता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, समाज में सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण, किस प्रक्रिया को सामाजिकरण कहा जाता है। पठन पाठन की प्रक्रिया, निर्देश देने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, साथ जोड़ने की प्रक्रिया। तो हाँ दोस्तों, तो बता दें कि सामाजिकरण जो है सीखने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सामाजिकरण जो है सीखने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या होता है, जब कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति समाज में रह करके समाज के नियमों को सीखता है,
जैसे जन्म लेने वाला बच्चा एक बायोलॉजिकल प्राणी होता है, मतलब एक जीव के रूप में होता है, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं होता। वह समाज में रह कर के समाज के नियम कानून व्यवहारों को सीखता है और उसके अनुरूप समाज के अनुरूप व्यवहार करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें तो आप लोगों ने एक धारावाहिक देखा होगा, आता है टीवी पे, मोगली करके आता है। तो द जंगल बुक जो है का एक उद्धरण है। उसमें क्या है, मोगली जो है बचपन से ही, प्रारंभ से ही जीव जंतुओं के बीच में रहा है, जंगली जीवों के बीच में रहा, तो उसका व्यवहार भी क्या है, जंगली जीवों की तरह हो जाता है। तो सामाजिकरण, जिस समाज में व्यक्ति रहता है उसी तरीके से उसका सामाजिकरण होता है, यानी कि समाज से सीखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग, आगबर्न एवं नेमकॉफ, अर्नाल्ड ग्रीन, इमाइल दुर्खिम, मैकाइवर एवं पेज। तो जी हाँ दोस्तों, प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा जो है मैकाइवर पेज महोदय ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैकाइवर पेज से बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करें तो इन्होंने सोसाइटी पुस्तक को लिखा हुआ है। उसमें इन्होंने बताया कि जहाँ कहीं भी जीवन होता है वहाँ पे समाज होता ही है, चाहे वह जीव जंतुओं का समाज हो, चाहे मानव का समाज हो, जहाँ कहीं भी जीवन पाया जाता है वहाँ पे समाज होता है। और एक चीज़ इन्होंने और बताई कि सभ्यता जो है संस्कृति की वाहक होती है। तो यह भी पूछा जाता है कि किसने कहा कि सभ्यता संस्कृति की वाहक होती है, तो यह मैकाइवर पेज महोदय ने कहा है। और इन्होंने समाज को परिभाषित किया हुआ है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। एक कोटेशन और है, इनसे बार बार पूछा जाता है मैकाइवर पेज से कि समाज का जीवन जगत ही हमारी प्रयोगशाला है। इन्होंने समाज की जीवन जगत माने कि समाज वास्तव में जो है वही हमारी क्या है, प्रयोगशाला है। तो इस प्रकार से मैकाइवर पेज से बनने वाले यह भी प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पे आधारित है? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पाया जाता है किसमें? नातेदारी संगठन में। तो यह दोनों चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती। नातेदारी संगठन जो है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। हाँ, धार्मिक संगठन में देखा जाए तो थोड़ा बहुत संघर्ष रहता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा बहुत देखने को नहीं मिलती है। सजातीय संगठनों में जो है प्रतिस्पर्धा नहीं देखने को मिलती और संघर्ष नहीं देखने को मिलता। तो इस प्रकार से हमारे पास सी विकल्प बचा हुआ है कि एक औद्योगिक संगठन में जो है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा दोनों देखने को मिलती है। औद्योगिक संगठनों में प्रतिस्पर्धा की बात करें तो एक औद्योगिक संगठन जो है दूसरे औद्योगिक संगठन से हमेशा आगे निकलना चाहता है, और हमेशा औद्योगिक संगठनों में मजदूरों के बीच, पूंजीपति के बीच में क्या है, संघर्ष भी दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से औद्योगिक संगठन जो है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? देखिए, अभी ऊपर वाले में प्रश्न में ही चर्चा हो रही थी कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष किस समाजों में पाया जाता है। तो जनजाति समाजों में प्रतिस्पर्धा देखने को नहीं मिलता, ग्रामीण समाजों में भी बहुत प्रतिस्पर्धा नहीं देखने को मिलती, और प्रवासी समाजों में भी प्रतिस्पर्धा देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि एक उत्तर औद्योगिक समाज में प्रतिस्पर्धा अधिक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है जिसमें दो विभिन्न सांस्कृतिक समूह होते हैं। पर संस्कृति ग्रहण के बारे में अभी ऊपर ही चर्चा हुई है।
देखते हैं क्या है कि एक सांस्कृतिक समूह उन सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त करता है जो दूसरे समूह द्वारा छोड़ दिया गया है। तो यह विकल्प जो है गलत है। एक समूह द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है, यह भी गलत है। एक समूह द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है और संभवतः दोनों समूह के द्वारा, यानी कि एक समूह दूसरे समूह से मिलते हैं और दोनों समूह आपस में सांस्कृतिक प्रतिमानों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें यही पूछा हुआ है कि परसंस्कृति ग्रहण, दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं और सांस्कृतिक प्रतिमानों का आदान प्रदान होता है। संभवतः दोनों लिखा है, मतलब दोनों में आदान प्रदान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसे हम परसंस्कृति ग्रहण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकारवाद के सूत्र को किसने प्रस्तुत किया है? प्रकारवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया है? तो अभी एक ऊपर चर्चा हुई है कि प्रकारवाद का सूत्र जो है R.K. मर्टन महोदय ने दिया है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रकारवाद के संदर्भ में इन्होंने सूत्र प्रतिपादित किया है कि मर्टन से पहले जो है 3 प्रमुख प्रकारवादी थे, एक पार्सन्स, एक मेलिनोव्स्की थे और एक ब्राउन। तो तीनों व्यक्तियों के प्रकारवाद को क्या करते हैं, ये समराइज करते हैं और बताते हैं कि आप तीनों के प्रकारवाद में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। एक तो है सार्वभौमिक प्रकारवाद की बात करते हैं कि कोई भी संस्कृति का तत्व है वह सभी जगह समान प्रकार करता है। दूसरी बात यह कहते हैं कि आप लोगों के प्रकारवाद में प्रकारात्मक अपरिहार्यता है, अर्थात कि संस्कृति का कोई भी तत्व बिना काम कहे निरर्थक रूप में समाज में नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से आप लोगों के दोनों जो मूल तत्व हैं यह जरूरी नहीं है एक संस्कृति में हो। संस्कृतियों में प्रकारात्मक विकल्पता भी होती है, यानी कि कोई सांस्कृतिक तत्व अपना काम करना बंद कर देगी तो एक दूसरी संस्कृति कार्य करना शुरू कर देती है, नई संस्कृतियों का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने पैराडाइम की एक सूत्र में प्रतिपादित किया है और उसमें इन्होंने 11 तत्वों को बताया है कि यह आपका ये गलत है और ये इस तरीके से प्रकारात्मक विकल्पता देखने को मिलती है। और इसमें ये प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार की भी चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकारात्मक सूत्र को किसने प्रस्तुत किया है, तो R.K. मर्टन महोदय ने इसको प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है कि बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, यह कथन किसने किया है? कि समूह से बाहर जब किसी का संघर्ष हो जाता है तब समूह के अंदर क्या होती है, एकता आती है। तो जैसे मान लीजिए संसद में या फिर 2 राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव में जो है वोट हासिल करने के लिए एक दूसरे से संघर्षरत रहती हैं, किंतु एक देश से जब किसी देश का युद्ध होता है तो सभी राजनीतिक दल मिल करके क्या करते हैं, संगठित रूप से अन्य देश से क्या करते हैं, संघर्ष करने का काम करते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में क्या होता है, 2 व्यक्ति हैं या 2-3 व्यक्तियों के बीच में संघर्ष चल रहा है, लड़ाई हो रही है, किंतु अगर कोई बाहरी व्यक्ति अगर से संघर्ष होता है तो यह आपस में मिल करके क्या करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से परिवार के अंदर एकता आती है। तो ऐसी बात जो है लेविस ए कोजर महोदय ने कहा हुआ है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। कोजर को जो है संघर्ष का प्रकारवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने संघर्ष के माध्यम से बताया कि समूह में एकता भी आती है, कि जब छोटे छोटे झगड़ने वाले समूहों दूसरे समूह से जब लड़ाई होती है, जैसे मान लीजिए एक गांव है, गांव के व्यक्तियों में आपस में कितना भी संघर्ष हो रहा हो, यदि दूसरे गांव से उनकी लड़ाई होती तो गांव के समस्त गांव के व्यक्ति मिल करके दूसरे गांव से लड़ाई करने जाते हैं। तो यह होती है संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत, या लेविस कोजर महोदय ने दिया है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है। सामाजिकरण के बारे में भी मैंने चर्चा किया, अभिकरण के बारे में पूछ रहा है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो अभिकरण मतलब यह होता है वह जिसके माध्यम से व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, उसे हम अभिकरण के कहते हैं। तो सामाजिकरण जिस अभिकरण के माध्यम से होता है उसकी पहचान करना है। तो पाठशाला पहला विकल्प में है पाठशाला, तो पाठशाला के माध्यम से व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। परिवार, इसके माध्यम से भी व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। एक देखिए यहाँ विकल्प दिया हुआ है कारागार और खेल का मैदान। तो दो तो मैंने बता दिया कि यह होता ही है, आप लोग इसको गेस कर लीजिए कि क्या होना चाहिए। कारागार में सामाजिकरण होता है कि नहीं, और खेल का मैदान। तो आप लोगों को बता दें कि कारागार भी सामाजिकरण का एक क्या है, अभिकरण है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे अपराधी व्यक्ति होते हैं, उन्होंने सामाजिकरण के माध्यम से गलत तत्वों को सीख लिया है, तो उन्हें जेल में रह करके क्या किया जाता है, गलत व्यवहार को भुलवा करके नए व्यवहार सीखने के लिए यातनाएं दी जाती हैं, या जेल या कारागार में रखा जाता है। तो इस प्रकार से कारागार भी क्या है, सामाजिकरण का एक अभिकरण है। जबकि खेल का मैदान जो है ये सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है, यह खेल भावना से, मित्रता की भावना से खेला जाता है। तो इस प्रकार से डी विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन एक भारतीय विद्वान है। इस विकल्प में सभी भारतीय विद्वानों का भी नाम दिया हुआ है, एम.एन. श्रीनिवास, योगेश अटल, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे। तो आप लोगों को बता दें बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन। यह पुस्तक जो है योगेंद्र सिंह ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। योगेंद्र सिंह से बनने वाले और प्रश्नों के बारे में बात करें तो उन्होंने संस्कृतिकरण को अग्रिम सामाजिकरण कहा है, और जातियां वर्ग के ढांचे में कार्य करती हैं, यह भी कोटेशन इनसे पूछा जाता है। आधुनिकता को मूल्यों की गठरी माना है योगेंद्र सिंह ने, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये चूरना खेड़ी गांव का अध्ययन करते हैं, और एक और अवधारणा ये देते हैं कि मानवतावाद और बुद्धिवाद को पश्चिमीकरण का रूप बताया है। इन्होंने कहा कि मानवतावाद और बुद्धिवाद जो है ये पश्चिमीकरण का रूप है, ऐसा बताने वाले योगेंद्र सिंह हैं। तो यह भी प्रश्न बनते हैं योगेंद्र सिंह से, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है। संभवतः यह रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले किसी भी वीडियो में हमने इसको बताया भी है कि सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच भेद किसने किया है। हर्बर्ट स्पेंसर, टी.बी. बोटोमोर, इमाइल दुर्खिंग, एल.टी. हॉबहाउस। तो मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया भी है, फिर यहाँ पे प्रश्न आ गया है तो इसको भी बता देते हैं। तो यह जो है एल.टी. हॉबहाउस महोदय ने सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के भेद किया हुआ है। अगर सामाजिक उद्विकास की बात करें तो सामाजिक उद्विकास ऐसा परिवर्तन है जो एक सीधी रेखा में परिवर्तन होता है। इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, वह अच्छाई की तरफ भी हो सकता है, बुराई की तरफ हो सकता है, लेकिन केवल शर्त क्या है, परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो तो उसे हम उद्विकास कहते हैं। जबकि प्रगति की बात करें तो प्रगति में परिवर्तन एक निश्चित लक्ष्य की तरफ होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रगति कहते हैं। तो यह भी याद रखिएगा, उद्विकास सीधी रेखा में किसी भी दिशा में हो सकता है, इसका निश्चित नहीं है कि अच्छाई की तरफ दिशा में हो रहा है या बुराई की दिशा में हो रहा है, परिवर्तन होगा सीधी रेखा में। जबकि प्रगति की बात करें तो यह क्या होता है, एक निश्चित लक्ष्य की दिशा में परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रगति कहते हैं। और
एलटी हाव हाउस से बनने वाले और प्रश्नों के बारे में बात करें तो उन्होंने 4 प्रकार के जो है विकास की चर्चा की हुई है। पैमाना, क्षमता, परंपरागत, स्वतंत्रता में वृद्धि, यह 4 प्रकार के विकास के आयाम जो है एलटी हाव हाउस ने बताया हुआ है। और इन्होंने बताया कि संपत्ति मनुष्य के नियंत्रण के रूप में बताया है। संपत्ति को और वस्तु को जो है उन्होंने मनुष्य के नियंत्रण के रूप में बताया हुआ है। तो यह भी एलटी हाव हाउस से प्रश्न बनता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह कथन किसने कहा है कि सावयव उद्विकासी प्रक्रिया द्वारा एक अनिश्चित असंबद्धता समानता से निश्चित संबद्धता भिन्नता में बदलता है। तो सावयवी का ये उद्विकास की बात कर रहे हैं, तो विकल्प में हैं ऑगस्ट कांटे, इमाइल दुर्खीम, पार्सन्स और हर्बर्ट स्पेंसर। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि इसका क्या आंसर सही होगा। उद्विकासी सावयवी प्रक्रिया में एक निश्चित असंबद्धता से निश्चित संबद्धता में बदलता है, यह जो है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हर्बर्ट स्पेंसर से बात करें तो उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखा हुआ है, और यह जो है समाजशास्त्र की पहली पुस्तक है। तो यह भी याद रखिएगा। और हर्बर्ट स्पेंसर से एक प्रश्न बनता है कि समाज का सावयवी सिद्धांत। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मानव का शरीर धीरे धीरे एक कोशिकी से होते होते क्या होता है, एक शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से समाज का भी धीरे धीरे उद्विकास होता है और उसके सभी अंग धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत को जो है समाज का सावयवी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है। इसमें से पूछ रहा है कि हर समूह में क्या है 3-3 व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है, और पूछ रहे हैं कि कौन सा केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है। रेजनहोफर, मार्क्स डेहरनडॉर्फ, मार्क्स सीमेल पार्सन्स, मार्क्स डेहरनडॉर्फ सोरोकिन। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि ए विकल्प सही हो जाएगा। संघर्षवादी सिद्धांतकारों में रेजनहोफर, मार्क्स और डेहरनडॉर्फ हैं। अगर पार्सन्स की बात करेंगे तो यह भी प्रकारवादी हैं। सीमेल की सोरोकिन की बात करेंगे तो यह जो है चक्री सिद्धांतकार हैं, और सीमेल की बात करेंगे तो यह न तो संघर्षवादी हैं न प्रकारवादी हैं। तो इस प्रकार से मार्क्स डेहरनडॉर्फ और रेजनहोफर जो है ये तीनों विद्वान क्या हैं, संघर्षवादी विद्वान है। तो इस प्रकार से ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट का ये 20 प्रश्न आज पूर्ण हुए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे मित्रों को भी शेयर करें। यदि आप लोगों को इन प्रश्नों से कोई समस्या हो या कुछ जो न समझ में आया हो, कोई प्रश्न गलत लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।